एक सेकेंड, हाँ। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि अगर एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरा फर्म फटाफट अपने प्राइस को बढ़ाएगा। सो इस वजह से ये जो डिमांड कर्व है फ्रॉम पॉइंट डी टू टी टी, कैसा है ये? इलास्टिक डिमांड कर्व है। इलास्टिक डिमांड कर्व है, ठीक है। कौन है जिसका उसने माइक ऑन रखा है? हु इज दैट पर्सन? आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, सो फर्स्ट डिमांड कर्व कैसी है हमारी? इफ यू ऑल हैव अ लुक एट इट, ये कैसी है? इलास्टिक डिमांड कर्व, जो रेड वाली है। कहां से हमने देखा? वी हैव सीन फ्रॉम पॉइंट डी टू टी ओनली दिस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर डिमांड कर्व। यानी जैसे हमने देखा था, दो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व डी ए एंड डी बी। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड डिमांड कर्व, यानी ये लोअर पार्ट, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ क्या हो रहा है? अगर सेम सिचुएशन है, अगर एक फर्म ने प्राइस कम किया तो दूसरा फर्म जल्दी से प्राइस कम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइस बढ़ने पे रेवेन्यू बढ़ी थी। जैसे हमने 10 रुपीज का पहले 10 करके 100 रुपीज हमने रेवेन्यू किया, प्राइस बढ़ने की वजह से 13 करके वी अर्नड 130 रुपीज। बट अगर सपोज प्राइस 10 रुपए के बदले में 8 रुपए हो जाए तो कितने लोग 80 रुपीज अर्न करना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू 100? आप क्या प्रेफर करोगे? 100 प्रेफर करोगे कि 80 प्रेफर करोगे? आपकी अर्निंग क्या प्रेफर करोगे? आप 100 प्रेफर करोगे कि उससे कम कमाना पसंद करोगे? 100 100, राइट। यानी पहले के कंपैरिजन में प्राइस कम करने से आपको कुछ भी ज्यादा कमाई होने वाली नहीं है। और हर फर्म हमेशा क्या ट्राई करता है कि टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अच्छा चलो, ये नहीं भी हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, करेक्ट। यही तो प्रिफर करेगी कोई भी फर्म, कि हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट हो। प्रॉफिट ना भी हो तो नुकसान तो ना हो, करेक्ट। सो एवरी फर्म यहाँ पर इसलिए रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी पॉइंट टी पे क्यों है? पॉइंट टी पे क्यों है रिजिडिटी? क्योंकि इसके ऊपर तो डिमांड इलास्टिक है, बट ये नीचे वाले डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक डिमांड कर्व में क्या होगा? इन इलास्टिक डिमांड कर्व में द कंज्यूमर, द ओलिगोपोलिस्ट producer is not going to respond to the change done by the another oligopolistic competitive firm. अगर सामने राइवल फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो वो झट से प्राइस बढ़ा देगा, पर अगर उसने प्राइस कम किया तो ये प्राइस जल्दी कम नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो जाएगी फिर? नहीं तो क्या हो जाएगी? उसकी लॉस हो जाएगी। सो हमेशा ये एक किंक होता है, साबित होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पे रिजिडिटी होती है, यानी ये प्राइस से ऊपर जाना भी ठीक है बट नीचे आना बहुत डिफिकल्ट है। So that is the reason why it is called as kink demand curve, because there are two demand curves having different ideology. That is, first one is what? Elastic. Second one is inelastic. Now we are going to have a look at this diagram. ये डायग्राम में क्या हो रहा है? ये डायग्राम में अगेन किंक तो था ही, ये देखो, ये किंक यहाँ पे वापस है, ठीक है। ये हमारा किंक जो हमने लर्न किया उसके अलावा ये एडेड ऑन कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एट दिस प्राइस किंक इज एस्टैब्लिशिंग एट के। अभी जो के है, अगर आप के क्यू के बीच को देखोगे, ये इस लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर उन्होंने डॉट ड्रॉ किया है बीच में, ये एरिया। इफ यू ऑल सी दिस इज ऑन, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, फिर डॉट है, फिर स्ट्रेट लाइन है और ऐसा है। ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था एम आर कर्व, बट इट्स फाइन।
डायग्राम ऐसे ही है इंटरनेट पे अवेलेबल, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अगर आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी है तो यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो रही है कहाँ पर, ये प्राइस पे एट प्राइस पी ओ पी एंड ओ क्यू, ऐसे ये हमारा इतना क्वांटिटी डिमांड और इतना क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है एट पॉइंट के। इसका अनदर रीजन क्या है, यहाँ पे वी आर लुकिंग एट कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कटिंग एम आर, ये हमारा एम आर कर्व है, दिस इज द रेवेन्यू, ये हमारा एम आर है, ये ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा सा स्लैंटिंग होना चाहिए, नीचे है ना, दैट इज नॉट एक्यूरेट, ये आपका डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, बट इट इज अल्टीमेटली नथिंग बट एम आर ओनली, सेम चीज है। तो एम आर कर्व ये है हमारा, ये पूरा एम आर कर्व है, सीधा फिर टेढ़ा, ये हमारा एम आर कर्व है। सो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती है कि मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट होना चाहिए एंड नीचे से ऊपर कट करते जाना चाहिए। So, इस वजह से यहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑफ किंक वी आर हैविंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन एज वेल, दिस मच इज द रेवेन्यू, सी this is your marginal revenue, this is your marginal cost curve and it is going upward, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है, एट K, which determines the equilibrium price and equilibrium output. Clear till here? क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। आगे बढ़े ना, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, now this is we have only one diagram over here, उसके बाद डायरेक्टली ये आपको लास्ट मार्केट डिमांड का अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो जब हम कोल्यूसिव ओलिगोपोली की बात करते हैं, एक सेकेंड लेट मी स्टार्ट अनदर रिकॉर्डिंग, या सो कोल्यूसिव मतलब, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोल्यूसिव का मतलब यहाँ पे आपस में बैठे हैं लोग, जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो, दे आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, मिल के सब म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि कितना प्राइस होना चाहिए, कितनी आउटपुट होनी चाहिए, कौन कितना प्रोड्यूस करेगा, कौन कितना बेचेगा। क्यों? क्योंकि इन लोग मिलजुल के बोलेंगे भाई तू तेरी भी दुकान चला, मेरी भी दुकान चलने दे, तू मेरे रास्ते मत आ, मैं तेरे रास्ते नहीं आऊंगा। सो दैट इज नथिंग बट ग्रुप बिहेवियर। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप बिहेवियर। जैसे हम फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, हम सब म्यूचुअली डिसाइड करते हैं ना, अच्छा बाहर जाना है, कहाँ जाना है, कोई बोलेगा इधर जाना है, कोई बोलेगा बी में जाते, कोई बोलेगा सी जगह जाते, कोई बोलेगा एफ जगह जाते हैं, कोई बोलेगा जी जगह जाते हैं, करेक्ट, पर म्यूचुअली डिसाइड करके हम कहाँ जाते हैं, सब जाते हैं ना उधर। ऐसे ही म्यूचुअली डिसाइड करके ग्रुप का बिहेवियर कैसे होता है, आपस में बात मानना, फ्रेंड्स होते तो एक ग्रुप होता है ना, तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली में भी ग्रुप बिहेवियर है, जहां पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ओलिगोपोलिस्ट्स फर्म्स हैं, उन लोग क्या करते हैं, दे कलेक्टिवली कम एंड डिसाइड कि कौन प्राइस एक कॉमन रखेंगे और साथ में क्वांटिटी हमारे डिसाइड करेंगे। सो ओवर हियर आल्सो इफ यू ऑल सी ई डायग्राम में दे आर टॉकिंग अबाउट ये कार्टेल फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, कार्टेल, क्योंकि वो कोल्यूसिव है, मिलके, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन, yeah, so what happens over here in cartel में there are two forms, ठीक है, cartel में there are two forms, firm A and firm B, ये दोनों मिलकर बनते हैं इंडस्ट्री। फर्म A का आउटपुट, फर्म B का आउटपुट मिल के बनेगा पूरे मार्केट का टोटल आउटपुट, ठीक है, ओके।
सो इस हिसाब से डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है. वी कांट ऐड 10 फर्म्स ओवर हियर, तो दे आर जस्ट गिविंग द आइडिया. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, प्राइस दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है. इसका भी प्राइस देखो, इसका भी प्राइस देखो, और मार्केट का प्राइस भी देखो. यानी प्राइस दोनों ने मिल के डिसाइड किया कि हम इतना प्राइस रखेंगे. ओके, दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज डिसाइडेड. एंड अब क्या, अब अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो विल सी कि फर्म ए का आउटपुट देखो, OM1 देखो, और कंपेयर करो विथ OM2. हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल मोर, फर्म ए और फर्म बी? फॉर्म ए। फर्म ए. यानी देखो, पहले प्राइस उन लोगों ने एक रखी है, पर आउटपुट हम लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, मार्केट का शेयर डिसाइड कर रहे हैं सप्लाई करने का. सो यहाँ पर अगर आप उनका प्रॉफिट कैसे समझेंगे, हम वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व. देखो, ये उनका मार्केट, एक कमोडिटी को बेचेंगे तो इतने प्राइस से बेचेंगे, एवरेज कॉस्ट उतना है. ठीक है, AR देखो, यहाँ पर AR है, दिस इज द एवरेज कॉस्ट. एक कमोडिटी को कितने प्राइस में बेचेंगे, इतने प्राइस में बेचेंगे. फाइन, द ब्लू लाइन एवरेज. 1 revenue generated out of 1 unit of commodity sold. ठीक है, नाउ रेवेन्यू तो पता चल गया, कॉस्ट का क्या, इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि TR इज ग्रेटर देन TC, या TR इज लेस देन TC, या TR इज इक्वल टू TC. इस हिसाब से बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्योंकि रेवेन्यू तो हमें पता चल गया, मार्केट में सबका रेवेन्यू कॉमन है, पता चल गया हमें. नाउ आउटपुट दिखेंगे एक बार. फर्म A, if you all observe what is happening over here, फर्म A की सिचुएशन में, फर्म A की सिचुएशन में this is the average cost, right? This is the average cost curve. एवरेज कॉस्ट ये रहा, यानी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना आ रहा है, ये पॉइंट तक आ रहा है. सो इट इज दिस एवरेज कॉस्ट, यानी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना आ रहा है, इतना. फाइन. नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी तो फुलफिल हो रही है. मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू. देखो, मार्जिनल रेवेन्यू ये ही लाइन है, ये रही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल कॉस्ट इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. दोनों का इक्विलिब्रियम भी है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई OM आउटपुट वो प्रोड्यूस करेंगे. ग्रीन वाला एरिया इज देयर. ठीक है, this much is firm A's cost, the green, and the blue one is the revenue. Now tell me, how much is the profit? It would be P1 M1 S1 K1. यानी ये आया समझ में, फर्म ए का, फर्म ए का समझ में आया? यस मिस। यस मिस। कैसे डिसाइड हुआ? कॉस्ट ये रहा, रेवेन्यू ये रहा, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी फुलफिल हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ इसके लिए आउटपुट ये डिसाइड हुआ. तो उस बेसिस पे रेवेन्यू डिसाइड हुआ और उनका प्रॉफिट भी हमें पता चला. फाइन. सेम वे में हमें समझना है यहाँ पर हमारे फॉर्म बी के लिए. नाउ इन फॉर्म बी व्हाट इज हैपनिंग, फॉर्म बी में अगेन हमारा रेवेन्यू कितना है, वो इतना अर्न कर रहा है फॉर्म बी. ठीक है, यहाँ उनका कॉस्ट कितना है, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का इतना, खर्चा कितना है, इतना. ठीक है, तो ये उनका इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. क्यों इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि इस पॉइंट पे
हमारा इफ यू ऑल कैन सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे. लेट मी यूज अनदर कलर. यहाँ पर इफ यू ऑल सी marginal cost is cutting marginal revenue from here. ठीक है. Then what is happening? ये इसका लोएस्ट पॉइंट है. यहाँ पे वो कट करके ऊपर जा रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है. और एवरेज कॉस्ट एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का खर्चा इतना है, ब्लैक K2, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया कि हम इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा खर्चा, एवरेज कॉस्ट आप देख रहे हो, धीरे 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 बढ़ रहा है. यानी एक कमोडिटी को बनाने का खर्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है. सो दे आर स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट. दे आर प्रोड्यूसिंग M2 unit of commodity. Now blue line is their revenue and green line is their cost. Now tell me उनका प्रॉफिट कितना है? उनका प्रॉफिट कितना होगा? It would be P2 M2 K2 S2. करेक्ट. ये इतना फॉर्म बी का प्रॉफिट है. तो भले कम प्रोड्यूस कर रहा है M2, बट इवन ही इज हैविंग सम शेयर ऑफ प्रॉफिट. इसके वजह से कोल्यूसिव ओलिगोपोली में लोग मिल बांट के प्रॉफिट शेयर, आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है, प्राइस कितना होना चाहिए, ये सब मिलजुल के डिसाइड करते हैं. सो दैट दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. दे डू नॉट फेस एनी इश्यूज लाइक जो भी हम बोलते हैं ना कि नहीं नॉट गुड, ये ऐसे झगड़ा हो जाएगा, प्राइस वॉर हो जाएगा. सो एक्चुअली 1999 में क्या हुआ था, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं उन्होंने प्राइस वॉर शुरू किया था. क्योंकि नए नए जो ऑयल के खदान थे, जहाँ पे ऑयल तेल के कुएं होते हैं ना, जैसे हमारे पास कैसे इंडिया में पानी के कुएं हैं, करेक्ट. एक जगह से पानी निकलता है तो हम उसको और डिग करते हैं, तो वो कुआं बना देते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, राइट, कि हम लोग को पता चले कि यहीं पे पानी है. ऐसे ही 1999 में यूरोप जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, कंट्रीज थी, उन्होंने, नॉट कंपनीज, कंट्रीज, उन्होंने क्या चालू किया था, उनका आपस में झगड़ा हो गया था, प्राइस वॉर. क्यों? क्योंकि न्यू रिग्स यानी जो ऑयल वेल होते हैं ना, तेल के कुएं, वो नए नए हम पता चले उन लोगों को. तो उनको क्या लगा, अरे वाह, मेरा कमोडिटी का डिमांड मार्केट में अब ज्यादा होना चाहिए. मैं नया नया आया हूँ, मुझे मार्केट में, क्योंकि हम नए नए बिजनेस में आते तो हम लोग में जोश रहता है ना अलग टाइप का. सो एक ने प्राइस कम करके तेल को बेचना शुरू किया. कौन सा ऑयल? खाने वाला ऑयल नहीं की बात कर रही हूँ. सो वो ऑयल वेल्स में क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर्स थे न्यू रिग ऑयल वाले, they started producing, you can say selling the commodity at a lower price. अब एक ने कम प्राइस में बेचा तो दूसरा क्या करेगा, क्योंकि अगर मैंने आपको चीज सस्ते में बेची तो आप मेरे पास से लोगे या वहां जाओगे जहाँ पे चीजें महंगी है आपके लिए? कहाँ जाओगे? जहाँ पर सस्ती है. पेट्रोल डीजल अगर सस्ता मिल रहा है तो आप कहाँ जाओगे? जहाँ पे सस्ता होगा. तो अब मैंने प्राइस कम किया, मेरे पास लोग ज्यादा आ रहे डिमांड करने, तो जो एग्जिस्टिंग ओलिगोपोलिस्ट फॉर्म थी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, उनको बुरा लगा. उन्होंने बोला, अरे मेरा मार्केट शेयर तो ये लेके जा रहा है, कल का आया है, और ये मार्केट में ज्यादा इसके कमोडिटी की डिमांड हो रही है. तो देखा देखी उन्होंने और प्राइस कम कर दिया. अब इन्होंने प्राइस कम किया तो सामने वाले ने और प्राइस कम किया, इसने प्राइस कम किया तो दूसरे ने वापस प्राइस कम किया. यानी एक के एक्शन के वजह से दूसरे लोग रिएक्शन दे रहे थे. ठीक है, तो इसमें लॉस किसका हुआ? हर फर्म का, जो लोग प्राइस कम कर रहे थे. इसके वजह से इसको बोलते हैं प्राइस वॉर. लड़ाई हो रही है. किसकी लड़ाई हो रही है? कि मैं प्राइस कम करूंगा, मेरी डिमांड ज्यादा होगी, मेरे कमोडिटी ज्यादा खरीदी जाएगी. देखा देखी सामने वाला भी वही करता है. so that becomes a situation of price war.
कितना बज रहा है? 10:32 हो गया। आज के लिए हम यहाँ पे वाइंड अप कर दें फिर। There is hardly something left in this chapter. Price leadership, aggressive और एक ये diagram बस। Will that do? Can we continue next time? Yes, miss. Yes, miss. 10:40 से मेरा TYBA के बच्चों का लेक्चर है। आई कांट मिस दैट। मुझे आज मौका मिला, मैंने बोला मैं इतने दिन से आपसे मिली नहीं, आप लोग भूल गए रहोगे मुझे, सो आई थॉट टू टेक इट इवन फॉर एन आवर। तो अभी आप फ्री हो आज के दिन के लिए। आप क्या करोगे अभी? आप लिखना शुरू करोगे। क्या लिखोगे आज? आप में से कितने लोगों के पास टेक्स्ट बुक है? मिस मेरे पास है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा, आप लोग अभी लिखने के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। हाँ, मैं आप लोग का टेस्ट लूंगी जैसे ही हमारा पोर्शन खत्म होगा, और मैं लिखा हुआ आंसर गूगल क्लासरूम में मंगाऊंगी। सो मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में कुछ चैप्टर्स डाले हुए हैं। आप उसमें से फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन करो एक क्वेश्चन, और फीचर ऑफ मोनोपोली, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक, ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको याद। ये मैं लिखवा के लूंगी, नहीं तो आप लोग लिखने लगो, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, फीचर ऑफ मोनोपोली, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, करेंगे हम। ओके, पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई करना चालू कर दो। हम आप लोगों के टाइम पे नहीं होने वाला है, ऑफलाइन ही होगी एग्जाम्स, तो आप लोग कहीं के नहीं रहोगे अगर अभी से थोड़ी मेहनत चालू नहीं करोगे तो बाद में भारी पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। Yes, miss. Okay, miss. अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू कर दो। हाँ, और आप लोग आंसर, आप लोग गूगल क्लासरूम में हो ना? Yes. Yes, miss. हाँ, गूगल क्लासरूम पे हो ना? तो मैं वहां पे असाइनमेंट मुझे डाल के, 1 मिनट, FY बैफ, एक तो ये ऐड चालू हो जाता है बीच में, 1 सेकेंड। FY बैफ में एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूं क्या? क्लास वर्क। देखो हमने कितने चैप्टर्स डाले हैं? 9 चैप्टर मैंने डाले हैं। मैं अब तक के जितने भी चैप्टर्स मेरे पास है, मेरे को आज मैं उन्हें डाल दूंगी। और आप लोगों को असाइनमेंट कहाँ से दूं मैं अभी? इधर क्लास वर्क, आप लोग पर स्टार्ट करिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तीनों लिखिए, और FY बैफ का जो क्लास है वहां पर। ठीक है, पक्का सबको पढ़ाई चालू करनी है, नहीं तो बहुत आप लोग को प्रॉब्लम होगी। आई एम टेलिंग यू, आपका नेक्स्ट जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होगा। सो डोंट थिंक कि भाई हम लोग पास हो जाएंगे ऐसे तैसे जैसे अब तक हो रहे थे। बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो आज के लिए मैं वाइंड अप करती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्लास 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। सो आई नीड टू से बाय टू यू ऑल। ओके, चलो बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, स्टार्ट स्टडिंग। बाय, सी यू सून।